Hello everyone, welcome to all of you in this lecture series of post-independence. So in this lecture, I will be discussing OBC movements, and in the previous lecture, we have covered environmental movement, then Dalit movement and various other movements, social movements and all, okay? So in this lecture, I will be starting that is new subtopic that is OBC movement. अब ये OBC movement है क्या? सबसे पहले तो हम ये समझेंगे OBC movement. Okay, OBC means other backward classes. Okay, other backward classes. तो इनका भी एक मूवमेंट रहा था, कैसे रिजर्वेशन ये सारी चीजें दी गई. अब ये अदर बैकवर्ड क्लासेस कौन सी क्लासेस है? ओके, ये याद रखिएगा, जिनको एससी कैटेगरी में नहीं रखा गया. ओके, और ना ही ये अनटचेबल है. ओके, these classes are those who are deprived as scheduled caste but without the stigma of untouchability. ये याद रखिएगा. ओके, इन ये वो क्लासेस हैं जिनको अनटचेबल्स नहीं समझा जाता था. ओके, तो ये उस तरह की क्लासेस हैं, शेड्यूल्ड क्लासेस जो अनटचेबल नहीं थी. मैंने आपको बताया शेड्यूल्ड क्लासेस कौन सी हैं, जो अनटचेबल्स थी. अनटचेबल्स वो सभी शेड्यूल्ड क्लास. एसटीज कौन है? ट्राइबल क्लासेस. ओके, ट्राइबल. अब जो अनटचेबल में नहीं आ रहा है वो डिप्राइव क्लास को बोला गया बैकवर्ड क्लासेस. तो इसी पे एक स्कॉलर हैं. ओके, स्कॉलर, उनका नाम है एंड ओके बेटाल. ओके, ये याद रखिएगा. सो एंडर बेटाल ने एक चीज बड़ी अच्छी बोली थी, दैट द ओबीसी कंस्टिट्यूट अ कांग्रेरीज ऑफ कम्युनिटीज ऑफ रादर अनसर्टेन स्टेटस. ओके, ओबीसी क्या है? कांग्रेरीज, ओबीसीज. ओके, दे कंस्टिट्यूट कांग्रेरीज, okay, of communities, okay, of rather uncertain status. बहुत ही अच्छी चीज बोली. ओके, कांग्रेस बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक बड़ी अच्छी वोकैबुलरी है ये ओबीसी के लिए जो यूज किया था एंडर ने. ओके, अब कांग्रेस का मतलब क्या होता है, ये अगर स्टेटमेंट समझना है तो आपको इस चीज का मतलब समझना होगा कि कांग्रेस है क्या, कांग्रेस वर्ड यूज क्यों किया गया. ओके, ये याद रखिए. कांग्रेस का मतलब होता है एक्यूमुलेशन, एग्रीगेशन. तो ओबीसी भी क्या है? एक कम्युनिटी है. ओके, जिनका स्टेटस डिसाइड नहीं है, ये याद रखिएगा. ओबीसी भी क्या है? एक कम्युनिटी है, ये याद रखिएगा. ओके, तो अब ओबीसी मूवमेंट शुरू होता है इंडिपेंडेंस के बाद. ओके, अब इस मूवमेंट की शुरुआत कहां से होती है? ओके, अब हम बात करेंगे इस मूवमेंट की शुरुआत कहां से हुई. तो अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें, अगर हम ओबीसीज का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें, तो सबसे पहला जो कमीशन बनता है बैकवर्ड क्लासेस का, वो बनता है 1953 में. अब एक चीज याद रखिएगा, फर्स्ट कमीशन कब बना? फर्स्ट कमीशन, ओके, ऑन बैकवर्ड क्लास. फर्स्ट कमीशन. अब ये कब बना? 1953 में ये कमीशन बना. ओके, एंड ये कमीशन किसने बनाया? नेहरू गवर्नमेंट, सेटअप बाय नेहरू गवर्नमेंट ने ये कमीशन बनाया. ओके, एंड फाइनली नेहरू गवर्नमेंट हैड सेट अप द फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन.
set up first backward class commission. Is that clear to you all? Okay, ये याद रखिएगा. And this commission under the leadership of Kaka Kelkar, this commission under the leadership of Kaka Kalekar, Kelkar बोलते हैं. Okay, Kaka Kelkar. Is that clear to you all? ये याद रखिएगा. And finally, this commission submitted its report in 1955. In 1955, this commission submitted its reports. And in this report, Kelkar Commission listed 2,399 backward caste, okay, or communities. And out of this 2,399, 837 were classified as most backward. They classified as most backward. Please keep in mind. Okay, remember this. And the Kelkar Commission report was never implemented. This report, okay, this Kelkar Commission report, this report never implemented. Okay, this report was never implemented. Okay, please keep in mind. Please remember all these things. Okay, and this report was never implemented. Okay, then after that, second backward class commission was established. Okay, second backward class commission. Now the second backward class commission, it was established when? It was established in 1979. Okay, and this commission was established by Morarji Desai government. Established by whom? Morarji Desai government. Okay, and Morarji Desai government, they chose Bhindeshwari Prasad Mandal. ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है. The name is very important. Bhindeshwari Prasad Mandal. Okay, he was a former chief minister of Bihar. Bhindeshwari Prasad Mandal, former chief minister of Bihar, and he headed the second backward class commission, and that commission was also known as Mandal Commission. Mandal Commission from his name, Mandal. Okay, commission also known as Mandal Commission. Is that clear to you all? Please remember this. Okay, and finally Mandal Commission, they investigated and submitted their report in 2 years. Within 2 years, they submitted their reports, and they submitted their reports in December. Okay, 31, 1980. On 31st December 1980, the report was submitted. Okay, and however, by then the Morarji Desai government had fallen, and Indira Gandhi came to power again in 1980, and she issued and the issue of this backward classes remained in deep freeze for about a decade. 10 साल तक अब ये इशू जो है रुक जाएगा. समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा. Then after 10 years, yes, chronology याद रखिएगा. After 10 years, after 10 years, that is in 1990. Okay, in 1990,
implementation of Mandal Commission. Implementation of Mandal Commission. और उस टाइम गवर्नमेंट किसकी थी? वीपी सिंह. वीपी सिंह गवर्नमेंट at that time. Is that clear to you all? Please keep in mind. Okay, so the Mandal Commission was implemented in 1990, and at that time the Prime Minister was VP Singh, and he announced in the Parliament that the recommendation of Mandal Commission would be implemented. And this announcement of VP Singh to implement Mandal Commission led to violent protests all over India. Okay, this implementation, it led to violent protest all over India, especially in northern India and western India. Okay, especially in these two parts. And many students, okay, they participated in the protest. Okay, and a few of them died also. Is that clear to you all? Please remember this thing. And finally the Mandal Commission was established in 1991. Okay, Mandal Commission was established in 1991. Now after the implementation of Mandal Commission, what happened? The reservation was given to other backward classes and backward classes. तो आज आप जो देखते हैं ना, ओबीसी को रिजर्वेशन मिला एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जॉब्स, हर जगह. वो कहां से मिला? Because of this implementation of Mandal Commission. Okay, and this Mandal Commission of 1980 calculated the 52% of the population. Okay, 52% of the population are non-Hindus. मंडल कमीशन ने कैलकुलेट किया कि 52% पॉपुलेशन क्या है? नॉन हिंदूज. ओके, एंड जो नॉन हिंदूज पॉपुलेशन है, दीज पॉपुलेशन आर ओबीसीज, अदर बैकवर्ड क्लासेस. ओके, एंड मंडल कमीशन के बाद 1983 में गुजरात में भी कमीशन आया था, एंड ऑलमोस्ट ऑल द कमीशंस, ओके, almost all the commissions, okay, they said same thing as Mandal Commission कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन सब जगह क्या करना चाहिए? पॉपुलेशन के बेसिस पे हमें इन्हें रिजर्वेशन देना चाहिए. एक्सेप्ट वन कमीशन, राणे कमीशन. राणे कमीशन ऑफ गुजरात. ये कमीशन कब आया था गुजरात में? 1983. ओके, राणे कमीशन. एंड इस कमीशन ने बोला, ओके, दिस कमीशन सेड वी नीड टू रिकॉग्नाइज OBCs on the basis of social, educational and economic criteria to identify the backwardness, not on the basis of population. population के basis पे नहीं. तो ये सारी चीजें हुई. इसीलिए जब इंप्लीमेंट हुआ मंडल कमीशन इन 1990, वीपी सिंह की गवर्नमेंट गिर गई और उसके बाद किसकी गवर्नमेंट आएगी? नरसिम्हा राव. बट मंडल कमीशन इंप्लीमेंट हो चुका था, बिकॉज द एरा वाज कोलिशन एरा. वीपी सिंह की गवर्नमेंट कोलिशन से बनी थी, एंड कोलिशन पार्टनर से अपना हाथ हटा लिया. ठीक है, तो इसीलिए वीपी सिंह की गवर्नमेंट खत्म हो जाती है और कौन सी आती है? नरसिम्हा राव गवर्नमेंट. इज दैट क्लियर टू यू ऑल? ये याद रखिएगा. ओके, ये चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे चीजें. ओके, अब जब मंडल कमीशन इंप्लीमेंट हो गया, उसके बाद क्या हुआ? आफ्टर मैथ ऑफ मंडल कमीशन, ये पूरी चीज किसके अंडर में है? ओबीसी मूवमेंट में. सो मोस्ट ऑफ द पीपल दे
started opposing the Mandal Commission. So first opposition to Mandal Commission. Opposition to Mandal Commission. And this implementation, this Mandal Commission faced mainly opposition on two grounds. Okay. दो चीजों के बेसिस पे इसको अपोज किया गया. First, that this reservation of OBCs, this reservation, it would compromise merit. इससे merit compromise हो जाएगी. Okay, first thing. Okay. दूसरी चीज, can the reservation be given on the economic lines? Reservation को हम economic lines पे दे देते हैं. But this thing never implemented. Okay. Reservation should be given on the basis of economic lines. And these two grounds, however, it revolves around the vote bank politics. तो ये चीज कभी हटी ही नहीं. क्यों? Because of vote bank politics. जब भी इलेक्शन आते हैं ये इशू आ जाएगा रिजर्वेशन का. अगर ये चीज सॉल्व हो जाएगी इकोनॉमिक लाइन पे तो वोट चले जाएंगे हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के. And that is why it revolves around vote bank politics, which defeats the original purpose of the reservation policy. तो जो ओरिजिनल पर्पस था रिजर्वेशन पॉलिसी का वो तो रहा ही नहीं. अंबेडकर ने क्या बोला था, 10 साल के बाद हटा देना रिजर्वेशन. बट बिकॉज ऑफ वोट बैंक आज भी रिजर्वेशन क्या है, हमारे यहां जिंदा है. समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा. So this was after the implementation of Mandal Commission. Is that clear to you all? ये याद रखिएगा. Okay. Then this causes social harmony. Cause social harmony. Yes. Now the policy of reservation has caused the resentment of those communities which did not have a share in reservation. Yes, हमेशा रिजर्वेशन को वही लोग क्रिटिसाइज करते हैं जिनके पास रिजर्वेशन नहीं है. जनरल क्लास. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये याद रखिएगा. ओके. ओके, ये याद रखिएगा. Then another thing after the implementation of Mandal Commission, that is defeating the intended goal of reservation policy. Okay, defeating the intended goal of reservation policy. And in order to fulfill the populist demands, political parties continue to expand reservation to the extent that communities, okay, who are well off avail reservation quotas. And this has undermined the entire purpose of reservation. Okay, now this envisages as a tool to address historic justice. And now this reservation made it an like exercising in power distribution and employment generation. अब अगर रिजर्वेशन हटाने को कह दो तो सबसे पहला क्रिटिसिज्म आएगा कि ब्राह्मण्स ने हमारे ऊपर रूल किया है तो अब हमें इक्वल स्टेटस मिल रहा है तो दिक्कत क्या है. अरे वो बात तो हुई नहीं थी जब रिजर्वेशन पॉलिसीज लाई गई थी. So this reservation policy has undermined the entire purpose of reservation. Okay. Now it envisages as a tool to address historic injustice and made it an exercise in power distribution and employment generation. समझ में आ रहा है? ये है रिजर्वेशन पॉलिसी आफ्टर मैथ इंप्लीमेंटिंग ऑफ मंडल कमीशन. समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट ओबीसी मूवमेंट. ये है आपका ओबीसी मूवमेंट. ओके. नाउ आई विल बी डिस्कसिंग
a new subtopic, that is new farmers movement. Okay, now I will be discussing new farmers movement. Okay, now now new farmers movement. Yes, now what is farmers movement, कब से शुरू हुआ, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए. ओके, तो ये बात है 1980 की. ओके, and in 1980 this farmers movement, it burst onto the national political stage. ओके, और ये शुरुआत कहां से हुई थी? महाराष्ट्र से इस मूवमेंट की शुरुआत हुई. महाराष्ट्र बेसिकली नासिक. ओके, और इसकी शुरुआत कैसे हुई? रोड एंड रेल रोको आंदोलन से. ये स्लोगन याद रखिएगा, रोड एंड रेल रोको एजिटेशन. ओके, इन नासिक. Okay, so the farmers movement burst onto the national political stage in 1980. Okay, with the road and rail roko agitation in Nasik, Maharashtra, and this movement led by whom? शहदकरी संगठन. ये याद रखिएगा, ये मूवमेंट किसने चलाया? शहदकरी संगठन. और इसके लीडर कौन थे? शरद जोशी. ये याद रखिएगा, शरद जोशी. ओके, एंड शरद जोशी आर्टिकुलेटेड द आइडियोलॉजी ऑफ द मूवमेंट इन टर्म्स ऑफ इंडिया वर्सेस भारत. ओके, शरद जोशी ने आइडियोलॉजी को लेके आए थे और उन्होंने बताया हमें किस चीज के बारे में? इंडिया वर्सेस भारत. व्हाट इज इंडिया वर्सेस भारत? दैट मीन्स इंडिया मीन्स इंडस्ट्रियल वर्सेस भारत मीन्स रूरल. इंडस्ट्रियल वर्सेस रूरल, कि कैसे इंडस्ट्रीज रूरल एरियाज को नुकसान पहुंचा रही हैं. And in 1986 in Muzaffarnagar, UP, Mahendra Singh Tikat, he presided over a gathering of lakh of villagers, before which CM of UP had been forced to appear in person to announce his acceptance of their demand for the reduction of electricity charges. Okay, 1986 में यूपी में भी आया ये मूवमेंट. वेयर? मुजफ्फरनगर. ओके, मुजफ्फरनगर. ओके, एंड एट दैट टाइम इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस बढ़ा दिए गए थे. अब उन इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस को कम कराने के लिए एक इंसान थे. कौन? महेंद्र सिंह टिकैत. महेंद्र सिंह टिकैत. And this guy Mahendra Singh Tikat, he presided over a gathering of lakh of villagers, before which the CM of UP had been forced to appear in person to announce his acceptance of their demand for the reduction of electricity charges to the old level. कि पहले जितने कम चार्जेस थे उतने ही चार्जेस फिर से होने चाहिए, ये डिमांड रखी गई थी. समझ में आ रहा है? फिर फार्मर्स मूवमेंट 1986 में कहां पे हुआ? यूपी में हुआ. ओके, 1980s में तमिलनाडु में भी मूवमेंट हुआ. 1980s, and this in the 1980s, okay,
widespread grassroots mobilization of rural dwellers in Tamil Nadu. 1980s में बहुत ही बड़ा रूरल ड्वेलर्स ने मोबिलाइजेशन किया ग्रासरूट लेवल पे, और इस मूवमेंट को तमिलनाडु में किसने चलाया? तमिलनाडु में जो मूवमेंट हुआ उसका लीडर कौन था? ओके, उसके लीडर काफी सारे लोग थे. ओके, दिस तमिलनाडु मूवमेंट, this in the 1980s grassroots mobilization of rural dwellers in Tamil Nadu, it was led by Viva Saigal Sangam. Viva Saigal Sangam. Okay, Viva Saigal Sangam. और कौन कौन था? राज्य रोथु संघ, राज्य रोथु, इसको रेवथु भी लिख सकते हैं, रेवथु संघ. ओके, और ये संघ कहां का था? कर्नाटका का. दिस संघ फ्रॉम कर्नाटका, कर्नाटका में भी हुआ. ओके, देन पंजाब में भी हुआ. भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन पंजाब. ओके, हरियाणा में भी हुआ. तो जो ये 1980s है, 1980s एक सेंटर है, 1980s एक टाइम पीरियड है जिस समय अलग अलग जगह पे ग्रासरूट मोबिलाइजेशन हो रहा था, रूरल ड्वेलर्स कर रहे थे, गांव के लोग, फार्मर्स लोग मूवमेंट कर रहे थे. समझ में आ रहा है? सो ऑल दीज इवेंट्स, जितने भी मैंने अभी ये इवेंट्स बताए, ऑल दीज इवेंट्स, ओके, all these events, they mention new farmers movement. All these events, they mention new farmers movement in 1980s. Is that clear to you all? ये याद रखिएगा. And this new farmers movement have attracted much media and political attention. And this movement focused mainly on demanding remunerative prices of agriculture produce. इस मूवमेंट में क्या मांगा जा रहा था? एक अच्छा प्राइस, एक सही प्राइस होना चाहिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का. ओके, और फार्मर्स चाहते थे कि गवर्नमेंट के जितने भी ड्यूज हैं, लाइक कैनाल वाटर चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, उन सभी चीजों को कम किया जाए या खत्म कर दिया जाए, इंटरेस्ट रेट हटा दिया जाए लोन्स पर से. ये सारी चीजें उनकी डिमांड थी, और वो चाहते थे कि उन किसानों के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के एक सही चार्जेस, एक सही प्राइस मिले किसानों को. समझ में आ रहा है? तो ये मूवमेंट शुरू हुआ कब? 1980s. और ये सिर्फ याद रखिएगा, ये सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं हुआ, यूपी में हुआ, पंजाब में हुआ, हरियाणा में हुआ, गुजरात में हुआ, तमिलनाडु में हुआ, हर जगह, मोस्ट ऑफ ज्यादातर हर जगह हुआ. समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा. इज दैट क्लियर टू यू ऑल? ये याद रखिएगा. तो ये जो है, ये है आपका न्यू फार्मर्स मूवमेंट. आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी. सो अब इसके बाद बस दो मूवमेंट बचे, एक विमेन्स मूवमेंट, ओके, एंड दूसरा सिविल डेमोक्रेटिक मूवमेंट. एंड दीज टू मूवमेंट्स, ओके, आई विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर सीरीज. ओके, सो थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच. आपको समझ में आ रहा होगा. थैंक यू सो मच.